हेलो एवरीवन। राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में हमने भारत से संदर्भित संवैधानिक, वैधानिक और अन्य सलाहकारी एवं स्वायत्त संस्थाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया है। इसी कड़ी में आज हम वित्त आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग के बारे में इसलिए अध्ययन करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल 9 अक्टूबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी यहाँ पर सेकेंड रिपोर्ट 2021 से 26 के लिए प्रस्तुत की गई है, उन्हें सौंपी गई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में संसद के पटल पे से रखे जाने के पश्चात इससे संबंधित सिफारिशों की भी चर्चा की जाएगी। तो वहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या विशेष होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे ही यहाँ पर इसे हम सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिलहाल लेकिन यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि 15वें वित्त आयोग के संदर्भित क्या क्या विषय थे, किन विषयों पर उन्हें चर्चा करनी थी, सिफारिश करनी थी, कितने खंड में यह रिपोर्ट है, इसके सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसके अतिरिक्त वित्त आयोग को लेकर क्या संवैधानिक उपबंध है, क्या यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद उनसे संबंधित हैं, उनकी कार्यशक्तियाँ क्या हैं, सहकारी संघवाद के संदर्भ में वित्त आयोग की यहाँ पर क्या भूमिका है और इन फ्यूचर यहाँ पर ये किस तरीके से डेवलपमेंट में सहायता कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर जो चर्चा का विषय है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसको देखते हैं। वर्तमान स्थिति का यदि आप अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ 9 अक्टूबर 2020, जैसा मैंने कहा 9 अक्टूबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर बस 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है किसको, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। अब यहाँ पर आयोग के जो होते हैं यहाँ पे 5 सदस्य रहे हैं, जैसे जो सदस्य हैं उनके नाम हैं अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके एनके सिंह जो इसके अध्यक्ष हैं। तो इन 5 लोगों ने हम मिलकर ये रिपोर्ट यहाँ पर आपकी तैयार की है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस आयोग के द्वारा कुछ विषय थे जिन विषय पर इसने रिपोर्ट अपनी तैयार करनी थी। तो विषय क्या क्या थे जिस विषय 15वें वित्त आयोग ने को चर्चा करनी थी, सुझाव देना था। तो देखिए, इस आयोग के 15वें वित्त आयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर विचलन की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करना था। किस तरीके से कर जो होता था बंटवारा कैसे होगा, ऊर्ध्वाधर स्तर पर कैसे होगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्षैतिज स्तर पर स्थानीय सरकारी अनुदान को लेकर यहाँ पे चर्चा करनी थी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अनुदान क्या होगा, किन परिस्थितियों में कितना होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र और डीबीटी को अपनाने को लेकर क्या सुझाव देने हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राज्यों के कार्य प्रदर्शन प्रोत्साहनों की जांच करना और उससे संबंधित सिफारिशें करना, और इसके अतिरिक्त रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अलग तंत्र स्थापित करना चाहिए। ये सभी जो विषय क्षेत्र हैं ये यहाँ पर 15वें वित्त आयोग को यहाँ पर दिए गए थे और इसके अनुरूप उनको इन विषयों पर एक निष्कर्ष निकालना था, चर्चा करनी थी, साथ ही रणनीति बनानी थी और उसके अनुरूप उन्हें सुझाव भी देना था। इसी के साथ साथ यदि हम देखें आयोग के पास यहाँ पर जो इन्होंने रिपोर्ट अपनी रखी है, इस रिपोर्ट के 4 खंड हैं। पहला और दूसरा जो खंड है ये 15वें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट है और इसके साथ साथ एक अनुलग्नक भी है जहां पर सभी चीज़ों को लेकर सिफारिशें की गई हैं। इसके अतिरिक्त खंड 3 और 4 जो है वो मूलतः इसमें से जो खंड 3 है वो केंद्र सरकार के मध्य अवधि की जो भी चुनौतियां हैं उससे संबंधित यहाँ पर रोड मैप क्या होना चाहिए उसकी चर्चा की गई है खंड 3 में। जबकि जो खंड 4 है वो राज्यों से संबंधित है कि राज्यों को यहाँ पर किस प्रकार की सिफारिशें, किस प्रकार के कार्य करने हैं, उनको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट है। तो ये 4 खंड की रिपोर्ट है जिनके बारे में हर एक खंड में अपनी एक जानकारी है, विषय वस्तु है। इस बार की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो रिपोर्ट्स राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है, उसका जो शीर्षक रहा है वो है कोविड के दौरान वित्त आयोग। तो यहाँ पर इसे ये शीर्षक दिया गया है और इसी शीर्षक से ये रिपोर्ट आपको आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, करंट के टॉपिक्स हैं, इनको पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। ये तो हमने देखा कि वर्तमान स्थिति में वित्त आयोग के गठन और उससे संबंधित सारी चीज़ों को लेकर उसके सदस्यों के उनके जो विचारित विषय हैं, रिपोर्ट कितने खंड में है, शीर्षक क्या है, वो यहाँ पे देख ली। लेकिन इसके साथ साथ जब भी आप चीज़ें पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि वित्त आयोग को क्या है, किस तरीके से अनुबंध, इसके क्या प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित यहाँ पे संवैधानिक उपबंध क्या क्या हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों के अगर अंतर्गत हम बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों में जो चीज़ें बात की गई हैं कि यहाँ पर वित्त आयोग के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 81 में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी, तो वो कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 में।
इसके अतिरिक्त वित्त आयोग किस प्रकार का एक निकाय है, संस्था है, या आपको कह सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है इसकी, तो ये क्या है, एक अर्धन्यायिक और साथ साथ एक सलाहकारी निकाय है। तो कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय है, तो एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। संरचना और संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी हमें संविधान में ही मिलती है। अनुच्छेद 280(1) के तहत यहाँ पे उपबंध किया गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 282 के तहत यहाँ यह भी बताया गया है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग को निर्धारित करे कि किस तरीके से ये कार्य करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में संसद को भी यहाँ पर शक्ति प्राप्त है। और ये जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 282 के तहत। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों को स्पष्ट रखिएगा। 280(1) में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 280(2) के तहत यहाँ पे संसद को ये अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की जो अर्हताएं निर्धारित करने हेतु यहाँ पर एक वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 को पारित किया गया और इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर अर्हताएं बताई गई हैं कि अध्यक्ष को जो सदस्य हैं वो कैसे होने चाहिए या किसे नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अध्यक्ष के बारे में अगर हम देखें तो कहता है कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, ठीक है, लोक अर्थात पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड वहाँ पर उनके पास जानकारी हो, उनको ही वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। जबकि जो 4 अन्य सदस्य हैं जो कि यहाँ पर अध्यक्ष के साथ साथ हैं, उनमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए, प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए और अर्थशास्त्र का भी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वित्त आयोग है, वित्तीय क्षेत्रों से रिलेटेड उनको यहाँ पे सारी जानकारी और सिफारिशें करनी है, तो उन्हें यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं कि यहाँ पर वित्त आयोग को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो यहाँ पर इन कार्यों की सूची देख लेते हैं। वित्त आयोग देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच इसे कैसे आगमों का आवंटन किया जाए। तो मूलतः ये सिफारिश करने वाली सलाहकारी संस्था है। तो सिफारिश क्या करती है कि केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय आवंटन है या बंटवारा है, वो अनुदान है, वो किस तरीके से वहाँ पर वितरित होना चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान और सहायता दिए जाना चाहिए, इसके बारे में भी वो बात करता है। तीसरा यहाँ पर जो काम है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की भी सिफारिश करना भी यहाँ पर इनका काम है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। तो ये 4 तरीके के जो काम है यहाँ पर इनको करने होते हैं। राज्यों से संदर्भित सिफारिशें, राष्ट्रपति को यहाँ पर केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय यहाँ पर बंटवारे की स्थिति क्लियर करना, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से जो अनुदान और सहायता दिया जाना है राज्यों को, उसके बारे में यहाँ पर ये सिफारिशें करते हैं, सलाह देते हैं। तो उसके बारे में ये कार्य करना इनका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त शक्तियां क्या हैं, शक्तियां भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। अभी जैसे वर्तमान की स्थिति है, वित्त आयोग ने 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट ऑलरेडी सौंप दी है। अब राष्ट्रपति जो होंगे, अब इस रिपोर्ट को यहाँ पे संसद के दोनों पटल पे रखाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। तो ये भी यहाँ पर जानकारी इनको रखनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं और इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनको काम इनका सिर्फ सलाह देना है, मानना ना मानना सरकार का काम है। तो यहाँ पर एक काम ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, तो नहीं बाध्यकारी होती हैं, सिर्फ यहाँ पर सरकार के ऊपर है वो माने या ना माने। अब बात आती है कि हमें वित्त आयोग की आवश्यकता ही क्यों है। अगर राज्यों को संदर्भ में, केंद्र राज्य के संदर्भ में यहाँ पे जो बंटवारा करना है वो कैसे करना है, इसको लेकर तो आपस में बैठकर भी चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं, उसमें वित्त आयोग की क्या ज़रूरत है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त आयोग की हमें आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली चीज़, भारत की जो संघीय प्रणाली है उसमें केंद्र और राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति और कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। और तो वो काम भी यहाँ पर कौन करेगा, वित्त आयोग, इसलिए हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकते हैं।
तो वहाँ पर काम आती हैं। तीसरा, केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तो केंद्र मूलतः कर राजस्व को वो नियंत्रित कर रहा है, तो सारा अगर उसी के पास रहेगा तो राज्य अपनी व्यवस्थाएं कैसे संचालित करेंगे, तो उसको वहाँ पे कैसे निर्धारित करना है, इसके बारे में भी कार्य वही करता है, इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि राज्य अपने क्षेत्रों में लोक हित का ध्यान रखें। तो किस तरीके से उनको अपने क्षेत्रीय स्तर पर विकास कैसे करना है, लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनके लिए क्या ज़रूरतें आवश्यकता है, उसके लिए आर्थिक जो खर्च है उसको किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर निर्धारण करना, स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों की आवश्यकताओं को उनको निर्धारित करने के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर आवंटन कैसे और कितना होना चाहिए। हालांकि इन सभी कारणों से कभी कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राज्यों से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा विशाल क्षेत्रीय असमताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा की भी सिफारिश करता है। तो जो भी असंतुलन की स्थिति है, जो भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फिर जो भी खर्च इत्यादि आर्थिक स्थिति के अनुसार वहाँ पे खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वित्त आयोग एक कारगर स्थिति उत्पन्न करता है, सुझाव देता है, उसे अपनाने के कारण बताता है, कैसे करना, उन सारी चीज़ों की भी सिफारिशें वो यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो संघवाद है हमारा कैसा है, सहकारी संघवाद है। तो सहकारी संघवाद को लेकर अगर हम वित्त या कहें कि सहकारी संघवाद को किस तरीके से और पहलू हैं, बातें हैं जो बढ़ावा देने का काम करती हैं, तो वहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो वित्त आयोग ने देखिए जो 14वां वित्त आयोग था उसने जो केंद्रीय कर में राज्यों की हिस्सेदारी थी उसको बढ़ाकर 32 से कितना कर दिया था, 42% यहाँ पर हस्तांतरण करने के लिए सिफारिश की। इसके जिससे कहीं ना कहीं हम देखें तो एक सहकारी संघवाद की सकारात्मक प्रवृत्ति मिलती है कि हाँ जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसी के माध्यम से हम राज्यों को भी वहाँ पर साथ में लेकर चलेंगे, ज़्यादा आवंटन वहाँ पर करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो योजना आयोग थी पहले, योजना आयोग में लेकिन राज्यों की हिस्सेदारी नहीं थी, तो उनकी जगह पे हमने क्या लेकर आए, नीति आयोग का गठन किया। और नीति आयोग में क्या है, राज्यों को भी वहाँ पर साथ में बैठकर अपनी राज्यों के विकास को लेकर बातचीत करते हैं। तो नीति आयोग भी कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो भी वहाँ पर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त आपका जो जीएसटी काउंसिल है, वो जीएसटी अधिनियम के तहत इसको गठित किया गया। और जीएसटी काउंसिल में भी अगर हम देखें तो यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसे यहाँ पर अपने निर्णयों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो वहाँ पर जीएसटी काउंसिल का जो निर्णय होता है उसमें भी राज्य सम्मिलित होते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के लिए क्या निर्णय लेना है, क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदेह है, उस आधार पर सारी चीज़ों की प्रक्रियागत स्थितियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो निकाय हैं भारत के, कुछ ऐसे निकाय हैं जो सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जिसमें आपकी जीएसटी काउंसिल हो गई, नीति आयोग हो गया और वित्त आयोग हो गया। इन फ्यूचर अगर हम देखें तो ये किस तरीके से आप इसे आगे देखते हैं और ये किस तरीके से और हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, राज्यों में आबादी को नियंत्रित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के मामले में प्रजनन दर अभी भी उच्च है। ऐसे राज्यों के बीच तनाव कम करने के लिए रचनात्मक विकल्पों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो जो आवंटन किया जाता है, जो कह सकते हैं कि वित्त का जो आवंटन है उसमें प्रजनन दर को भी वहाँ पर आधार बनाया जाता है, जनसंख्या को वहाँ पर आधार बनाया जाता है। तो उसके संदर्भ में ये वित्त आयोग कहीं ना कहीं अगर राशि वहाँ पर आवंटन उस हिसाब से की जा रही है तो राज्य भी अपने अपने स्तर पर प्रजनन दर को या जनसंख्या को नियंत्रित करने को लेकर ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। दूसरा, लगभग 6 करोड़ लोगों के रूप में अंतर्राज्यीय प्रवासन दर उच्च रहने का अनुमान लगाया गया है और इसलिए अधिक से अधिक प्रवासित होने वाले राज्यों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रवासन का मतलब है चाहे तो आप रोजगार के दृष्टि से जाते हैं या शिक्षा के दृष्टिकोण से जाते हैं या व्यवस्था जो है आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से जाते हैं। तो प्रवासन तभी रुक सकता है जब यहाँ पर हर एक क्षेत्र एक तरीके से विकसित हो रहा हो, एक समान स्थिति प्राप्त करता है और इसके लिए उनको उचित मात्रा में धन का आवंटन करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी ये आपको वित्त आयोग जो होता है इस तरीके कदम उठा सकता है, सिफारिशें कर सकता है, जिससे यहाँ पर क्षेत्रीय जो असमानता है वो यहाँ पर दूर हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के समर्थन से राज्य बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे, प्रवासियों के खिलाफ जो भेदभाव हतोत्साहित है उसको भी हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ पर क्रिएटिव हैंडलिंग के द्वारा संवेदनशील मुद्दों की बहुत सी समस्याएं आगामी वर्ष 2026 के राजनीतिक परिसीमन की बड़ी लड़ाई के रूप मैदान तैयार करने में मदद मिलेगी। तो एक राजनीतिक परिसीमन की स्थिति भी निर्धारित होनी है इन फ्यूचर, वहाँ पर परिसीमन क्षेत्र नया बनने वाला है वहाँ पर उसके लिए, क्योंकि अभी का जो परिसीमन क्षेत्र है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन जब ये बदलेगा
आपका 2011 की जनगणना पे आधार भी से करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। जो सिफारिशें अगर हम देखें, वित्त आयोग ने जो सिफारिशें करता है उन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बनाया है और उसके अकॉर्डिंग भी जनसंख्या काफ़ी बदल गई है और वहाँ पर वित्त आवंटन भी उसी हिसाब से होना चाहिए और उससे भी चीज़ें काफ़ी परिवर्तित होती हैं और विकसित होने के लिए नए संसाधनों को वहाँ पर उचित मात्रा में आवंटन भी करना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन फ्यूचर वित्त आयोग जो होता है भारत के विकास के संदर्भ में, राज्यों के विकास के संदर्भ में और विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करने के संदर्भ में काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पर आज हमने वित्त आयोग के बारे में एक जानकारी यहाँ पर ली, वित्त आयोग से क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों अभी करंट का एक विषय है, उसके बारे में चर्चा की है। जैसे ही यहाँ पर वित्त आयोग की जी रिपोर्ट आएगी 2021 से 26 में, तो वहाँ पर हम उस टॉपिक में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं उसका एक दूसरा वीडियो मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर इस टॉपिक के माध्यम से वित्त आयोग के बारे में संवैधानिक स्तर पर जो भी प्रावधान इत्यादि हैं, कार्य, शक्तियाँ, अधिकार हैं, वो भी यहाँ पर हमने देख लिया है। तो आज के लिए फिर यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्दी ही जैसे ये वीडियो रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से दूसरा वीडियो आपका बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे। राष्ट्रीय आयोग के पोर्टल पर किसी और आयोग के बारे में चर्चा करता हुआ वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।